Hi, what's up, guys? This is Aditi Pandey. So today we continue the chapter 7 भू आकृतियाँ तथा उनके विकास। हमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया है। अगर आपने इसका पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, तो ही आप इसके पार्ट 3 को समझ पाएंगे। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे अपर्दित स्थल रूप। उससे पहले आपको एक काम करना है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर करना हो अपने किसी फ्रेंड से तो आप इसे शेयर कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अपर्दित स्थल रूप यानी कि घाटियाँ। घाटियों का जो प्रारंभ है वो एक छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। ये जो क्षुद्र सरिताएँ हैं ना, ये धीरे धीरे लंबी व विस्तृत होती जाती हैं। क्या होती जाती हैं? धीरे धीरे लंबी और विस्तृत होती जाती हैं। जैसा कि हमने बताया था, यदि एक स्थान से पानी लगातार बह रहा है तो वो अपने स्पेस को बढ़ाता जाता है। परिवर्तन होता ही रहता है हर चीज़ों में, तो इसमें भी होता है। और स्पेस जब बढ़ाता है तो वो जो छोटी क्षुद्र सरिताएँ हैं उनकी लंबाई व चौड़ाई बढ़ जाती है और वो विकसित हो जाती है। ये अवनलिकाएँ धीरे धीरे गहरी भी होने लगती हैं। ये चौड़ी व लंबी होकर घाटियों का रूप धारण कर लेती हैं। लंबाई चौड़ाई इन सब के आधार पर यदि देखा जाए तो जो घाटियाँ हैं उन्हें कई भागों में डिवाइड किया जा सकता है। कैसे? एक तो है वी आकार की घाटी, गॉर्ज और कैनियन इत्यादि। ठीक है, गॉर्ज जो है इसके अंतर्गत काफ़ी गहरी और सकरी घाटी होती है। ठीक है, इसके दोनों पार्श्वों पर तीव्र ढाल होती है, यानी इधर भी बहुत तीव्र ढाल होती है, इस साइड भी बहुत तीव्र ढाल होती है, तथा एक कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं, और यह भी गार्ज की ही भांति गहरे होते हैं। यानी जो कैनियन है उसके किनारे पर खड़ी ढाल होती है, यानी बहुत ज़्यादा ढाल नहीं होती है, लेकिन देखिए इस तरह की ढाल होती है, तो हम उसे कैनियन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए खाई है तो यहाँ एकदम खड़ी ढाल है। तो नेक्स्ट है, इसके विपरीत एक कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी जो भाग है वो अधिक चौड़ा होता है। वास्तव में कैनियन गार्ज का ही एक दूसरा रूप है, क्योंकि दोनों में ही ढाल पाए जाते हैं। बस एक में खड़ी ढाल है तो एक में थोड़ी कुछ इस तरह की ढाल पाई जाती। ठीक है, चट्टानों के प्रकार और संरचना पर देखा जाए तो ही घाटी का जो प्रकार है वो निर्भर करता है। उदाहरण तौर पे लिया जाए, कैनियन का निर्माण प्रायः अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में पाए जाने से होता है, तथा जो गार्ज है वो कठोर चट्टानों से बनता है। दूसरा टॉपिक है हमारा जल गर्तिका तथा अवनमित कुंड। क्या है? जल गर्तिका तथा अवनमित कुंड, यानी पैथोल्स एंड प्लंज पूल्स। पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल के अपर्दित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गत्तों में फंसकर एक वृत्ताकार रूप में घूमते हैं, जिन्हें जलगृतिका कहते हैं। एक बार छोटे व उथले गर्तों के बन जाने पर कंकड़, पत्थर व गोलाश्म इन गत्तों में एकत्रित हो जाते हैं। देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जाए तो नदी के तल पर छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े पाए जाते हैं, जो छोटे गत्तों में फंसकर एक वृत्ताकार रूप में घूमते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? जलगृतिका कहा जाता है। ठीक है, और ये ना मतलब एक बार उन गर्तों में छोटे कंकड़ पत्थर इकट्ठा हो गए तो और इकट्ठा होते जाते हैं, तथा ये प्रवाहित जल के साथ ही घूमते रहते हैं, और धीरे धीरे इन गर्तों का जो आकार है वो भी बढ़ता जाता है। फिर ये आपस में मिल जाते हैं, और जो नदी और घाटियाँ हैं वो और भी गहरी होती रहती हैं। जलप्रपात के तल में भी एक गहरे और बहुत बड़े जलगृतिका का निर्माण होता है, जो जल की ऊंचाई से गिरने व उसमें शिलाखंडों की वृत्ताकार घूमने से निर्मित होते हैं। जलप्रपातों के तल में आपने देखे होंगे कई विशाल गहरे कुंड व अवनमित कुंड बनते हैं, जिन्हें हम गहरे कुंड या फिर अवनमित कुंड ही कहते हैं। ये कुंड भी घाटियों को गहरा करने में सहायक होते हैं। अपर्दन इनमें अधिक तो नहीं होता है, लेकिन मंद ढाल होते हैं जिसपे जो बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है, लेकिन अधिक बहाव के पश्चात भी इनमें अपर्दन बहुत अधिक नहीं हो पाता है। इनमें क्षैतिज अपर्दन अधिक होता है,
और मंद ढालों पर जो नदियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा वक्रित होकर बहती हैं, ठीक है, तथा नदी सर्प बनाती हैं। नदी विसर्प देखा जाए तो मोस्टली कहाँ पाया जाता है? डेल्टा मैदानों पर या फिर बाढ़ मैदानों पर पाया जाता है। कठोर चट्टानों में भी गहरे कटे हुए कई सारे विस्तृत विसर्प मिलते हैं। देखिए, जो गहरे चट्टानों में विसर्प पाए जाते हैं ना, उन्हें गंभीरभूत विसर्प कहते हैं। नदी विकास की प्रारंभिक अवस्था कौन सी थी? युवावस्था। इसमें विसर्प लूप विकसित होते हैं, ठीक है, जो कि चट्टानों में काफ़ी ज़्यादा गहरे होते हैं और ये प्रायः नदी अपरदन के कारण ही बनते हैं। कालांतर में ये गहरे तथा विस्तृत हो जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे नदी वेदिकाएं। नदी वेदिकाएं यानी रिवर टेरेसेस। नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ मैदानी या पुरानी घाटियों के तलों के चिन्ह होते हैं। यह जलोढ़ रहित मार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल हैं जो कि निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। नदी वेदिकाएं जो होती हैं ना, मुख्यतः अपर्दित स्थल रूप हैं, क्योंकि ये जो नदियां हैं ये निक्षेपित मैदानों के लंबवत अपर्दन से बनती हैं, ठीक है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें क्षैतिज अपर्दन होता है जब विसर्पों का निर्माण होता है, लेकिन नदी वेदिकाओं के निर्माण हेतु कौन सा अपर्दन चाहिए होता है? बताइए, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, कौन सा अपर्दन चाहिए होता है? लिखिए कमेंट में, देखिए आपको आता है कि नहीं। तो इसमें लंबवत अपर्दन चाहिए होता है, ठीक है। विभिन्न ऊंचाइयों पर कई वेदिकाएं हो सकती हैं जो आरंभिक नदी जल स्तर को दर्शाते हैं। देखिए, दो तरह की वेदिकाएं बनती हैं, एक युग्मित और एक अयुग्मित। युग्मित होता है कि दोनों तरफ चीज़ें समान हो। जैसे मानिए यदि यहाँ पे बन रही है कोई वेदिका, ठीक है, तो इस तरीके से ये टेरेस बोला है तो इस तरह के आकार में ये बनती हैं, ठीक है, ऐसे बिल्कुल एक बराबर, इधर से इधर एकदम लंबवत होंगी, ठीक है, मतलब क्षैतिज एकदम बराबर होगा। यहाँ भी जो पॉइंट होगा वो एकदम यहाँ ऐसा ही होगा। और अयुग्मित की बात करेंगे तो अलग अलग होंगे, जैसे इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो इसे अयुग्मित वेदिकाएं कहते हैं। इसे आप डायग्राम बना के भी समझा सकते हैं। नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली भी होते हैं और असमान ऊंचाई वाली भी होते हैं। यदि समान है तो युग्मित कहलाएंगे, असमान है तो अयुग्मित कहलाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है निक्षेपित स्थल रूप, यानी कि जलोढ़ पंख किसे कहते हैं, तो ये जानते हैं। जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपद यानी कि मंद ढाल रूपी मैदानों में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जलोढ़ पंख का। अब ये जलोढ़ पंख साधारणतया पर्वतीय क्षेत्र में जो नदियाँ बहती हैं ना, वो जब नीचे वहन करती हैं तो काफ़ी ज़्यादा भार तो ले जाने में असमर्थ होती हैं, तो ये शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाती हैं। इसीलिए इन्हें जलोढ़ पंख कहते हैं। ये प्रायः अपने वास्तविक मार्ग से बहुत दूर तक तो नहीं बहती, हाँ, लेकिन अपना मार्ग ज़रूर से बदल लेती हैं और कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं। तो किसी भी पर्वतीय नदी जब बहती है तो कई शाखाओं में बढ़ जाती है। उस बंटने को क्या कहते हैं? जल वितरिकाएं। क्या कहते हैं? जल वितरिकाएं यानी डिस्ट्रीब्यूटरीज। आर्द्र प्रदेशों में देखा जाए तो जो जलोढ़ पंख हैं वो निम्नतः शंकु के आकार के होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मंद ढाल वाले होते हैं, ठीक है। डेल्टा पे अब हम आते हैं। डेल्टा क्या होता है? देखिए, डेल्टा जलोढ़ पंखों की ही भांति होती हैं, लेकिन इनके विकसित होने का जो स्थान है वो भिन्न होता है। जैसे कि जलोढ़ पंख का स्थान कहाँ होता है? पर्वतीय से जब वो नीचे आती हैं ढलान में, तो वो अनेक मार्गों में बट जानी है, जिन्हें जल वितरिकाएं कहते हैं। यही जलोढ़ पंख को बनाती हैं। लेकिन डेल्टा में नदी अपने द्वारा लाए गए पदार्थों को समुद्र के किनारे बिखेर देती हैं और ये एक शंकु के रूप में फैल जाते हैं, जिसे ही डेल्टा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाढ़ मैदान, प्राकृतिक तटबंध तथा विसर्पी रेधिका। जिस प्रकार अपर्दन से घाटियाँ बनती हैं, उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान भी विकसित होते हैं।
बाढ़ के मैदान निक्षेपण के मूल स्थल रूप है। जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती है तो बड़े आकार के जो पदार्थ हैं वो पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं तथा छोटे आकार के जो पदार्थ हैं उन्हें कुछ समय लगता है। देखिए, जब यदि आप मान लीजिए आपने किसी बाल्टी में खूब सारा छोटे चाय पत्ती, जब आप चाय छानते हैं, ठीक है, जब भी आपने कभी चाय बनाई होगी और आपने उसे छन्नी से छाना होगा तो सबसे पहले जब आप देखते हैं तो चाय पत्ती छन जाती है, ठीक है, लेकिन जो अदरक है वो आपके बर्तन में ही रह जाता है। आपने ये नोटिस किया है कभी? हाँ, तो यही आपको देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे इस बुक में हमने पढ़ा कि सबसे पहले जो छोटे छोटे कंकड़ हैं वो विभाजित होते हैं, फिर बड़े कंकड़ रह जाते हैं, ठीक है। बाढ़ आने पर पानी तटों पर फैलता है और ये उस तल पर जमा हो जाता है। नदी निक्षेप से बने ऐसे तल सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। तलों से ऊंचाई पर बने तटों को असक्रिय मैदान कहते हैं। अब सक्रिय मैदान और असक्रिय मैदान में अंतर क्या है? आपको पता है तो बताइए। देखिए, जब बाढ़ आने पर पानी तटों पे फैल जाए तो पानी तल पर जमा हो जाता है और ऐसे तल को ही सक्रिय बाढ़ मैदान कहते हैं। लेकिन तलों से थोड़ी ऊंचाई पर बने तटों पर असक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं, यानी वहाँ बाढ़ आने की संभावना जो है वो कम रहती है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि नदी के किनारे घर में नहीं रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि उससे थोड़ी दूरी पे रहें, क्योंकि यदि बाढ़ आएगा तो सबसे पहले प्रभाव नदी किनारे ही दिखेगा, ठीक है। तटों के ऊपर जो ऊंचाई होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो निक्षेप मतलब बाढ़ निक्षेप और दूसरा होता है, कौन सा होता है? सरिता निक्षेप। मैदानी भागों में जो नदियाँ होती हैं वो प्रायः क्षैतिज दिशा में अपना मार्ग बदल लेती हैं और कटा हुआ जो मार्ग है वो धीरे धीरे भर जाता है। बाढ़ मैदानों के ऐसे क्षेत्र जो नदियों के कटे हुए या छूटे हुए भाग हैं उनमें स्थूल पदार्थ के जमाव होते हैं। ऐसे जमाव जो बाढ़ के पानी फैलने के कारण बनते हैं, ये मोस्टली महीन कण होते हैं। ऐसे बाढ़ मैदान जो डेल्टाओं से बनते हैं उन्हें डेल्टा मैदान हम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे नदी विसर्प। तो देखिए, नदी विसर्प क्या होता है? विस्तृत बाढ़ और डेल्टा मैदान में नदियाँ शायद ही सीधे मार्गों में बहती होंगी। जैसे नदियों एकदम सीधे मार्ग में कैसे बह सकती हैं? किसी ने बैरियर्स तो लगा नहीं रखे हैं, हमने कोई पाइप तो नहीं लगाई है कि बिल्कुल जिस मार्ग में लगाई है उसी मार्ग में बहेंगी। उन्हें जहाँ रास्ता मिलता है, जहाँ उन्हें व्यवस्था ठीक लगती है वो वहीं से बह जाती हैं। तो बाढ़ और डेल्टाई मैदानों पे लूप जैसे कई सारे चैनल्स विकसित होते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से कहीं से भी बह रही हैं, ऐसा निश्चित नहीं है। इस तरीके से बह गई, फिर इधर से बह गई, इधर से बहती रहीं, ठीक है। तो ये एक नदी विसर्प का निर्माण करती हैं। नदी विसर्ग के कारण क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो नदी विसर्प की प्रक्रिया है उसके कारण क्या है। तो उसके निम्नलिखित कारण है। पहला है मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर क्षैतिज या पार्श्व कटाव करने की प्रवृत्ति का होना। क्या है? लिख सकते हैं आप, मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर क्षैतिज या पार्श्व कटाव करने की प्रकृति का होना। दूसरा है तटों पर जलोढ़ का अनियमित व असंगठित दबाव होना, जिससे कि जल का दबाव का नदी पार्श्वों बढ़ना, ठीक है। तीसरा है प्रवाहित जल का कोरियोलिस प्रभाव से विक्षेपण। किससे विक्षेपण? कोरियोलिस प्रभाव से, ठीक है। नेक्स्ट है जब चैनल की ढाल प्रवणता अत्यधिक मंद हो जाती है तो नदी में पानी का प्रवाह भी धीमा हो जाता है। पार्श्वों का कटाव, लेकिन उस टाइम पे पार्श्वों का कटाव जो है वो अधिक होता है। इसी कारण जो नदी के अंदरूनी भाग में जलोढ़ जमाव है वो काफ़ी अत्यधिक गहरे हो जाते हैं और किनारों पर अधोमुखी कटाव होता है। तो चलिए अब हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड से, क्योंकि हमें ज्ञान बांटना चाहिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है।
थैंक यू, टेक केयर।